नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तूफान प्रभावित इलाकों का दौरा किया, लेकिन इस दौरान भी राजनीति हावी रही। पश्चिमी मिदनापुर में पीएम मोदी और राज्यपाल आधे घंटे तक समीक्षा बैठक के लिए ममता बनर्जी का इंतजार करते रहे, लेकिन ना तो वे आई और न ही वरिष्ठ अधिकारियों को भेजा, जबकि वे उसी इमारत में थी। राज्य के अधिकारियों को तूफान यास के बारे में एक प्रेजेंटेशन भी देना था, जिसकी तैयारी हो चुकी थी, लेकिन वह नहीं दिया गया। बाद में उन्होंने आकर तूफान से जुड़े कागज सौंपे, फिर वहां से चली गई। उधर ममता बनर्जी का कहना है कि उनकी पहले से ही एक बैठक थी, जिसकी जानकारी वे दे चुकी थी। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर उसी समीक्षा बैठक की है जहां प्रधानमंत्री, राज्यपाल बैठे हैं, और ये जो खाली कुर्सी है, ये ममता बनर्जी की खाली कुर्सी है, जहां पर वो नहीं आई। आधे घंटे तक इंतजार करते रहे पीएम मोदी। और ये जो प्रेजेंटेशन एक तैयार था, जो कि गृह सचिव को साथ ही मुख्य सचिव को देना था, लेकिन ये प्रेजेंटेशन भी नहीं दिया गया। आपको बताएं कि पीएम मोदी ने ओडिशा के लिए 500 करोड़, जबकि पश्चिम बंगाल और झारखंड के लिए 500 करोड़ की आर्थिक मदद की घोषणा की है। मरने वालों के परिवार वालों को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। उधर ममता बनर्जी ने दावा किया कि वो प्रधानमंत्री से मिली और संबंधित दस्तावेज उन्हें सौंपे। उन्होंने प्रधानमंत्री से कहा कि उन्हें दीघा जाना है, इसलिए वो इजाजत ले रही हैं। এবং কলাইকুণ্ডায় গিয়ে প্রধানমন্ত্রীর হাতে আমাদের যা ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে তার একটা রিপোর্ট আমার সাথে চিফ সেক্রেটারি আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায় ছিল, আমরা হাতে তুলে দিয়ে বলেছি এইটা হচ্ছে আমাদের রিপোর্ট এবং আপনি যা ভালো বুঝবেন তাই করবেন। এবং আমাকে দীঘায় যেতে হবে, যেহেতু দীঘায় আমার যাওয়ার কথা আছে, তাই আমি আপনার পারমিশন নিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছি। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पीएम बैठक से ममता के दूर रहने पर ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल का आज का घटनाक्रम स्तब्ध कर देने वाला है। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री व्यक्ति नहीं, संस्थाएं हैं। प्रधानमंत्री के साथ इस तरह का व्यवहार पीड़ादायक है। ये भारतीय संघीय व्यवस्था की मूल भावना को भी आहत करने वाला है। बीजेपी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने ममता बनर्जी के रुख पर ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल के साथ यास तूफान में मजबूती से खड़े हैं, ममता जी को भी जनता के हित में अपना अहम किनारे रखना चाहिए। पीएम की बैठक से उनकी गैर मौजूदगी लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या है। अब बात करते हैं कांग्रेस नेता राहुल गांधी की, जिन्होंने आज प्रधानमंत्री मोदी पर बहुत ही तीखा हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर के लिए सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिम्मेदार हैं, क्योंकि वो नौटंकी में लगे थे। पीएम को बस अपनी छवि की चिंता है। राहुल गांधी ने उन्हें इवेंट मैनेजर तक कह दिया। बीजेपी ने भी पलटवार करते हुए राहुल गांधी पर टूल किट बनाने और लोगों को डराने का आरोप लगाया है। कोरोना से उबरने के बाद अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी तीखे तेवर में नजर आए। कहा, कोरोना को प्रधानमंत्री आज तक समझ ही नहीं पाए हैं। हमारे सुझावों का मजाक उड़ाया और बचाव के लिए समय रहते जरूरी कदम नहीं उठाया। फर्स्ट वेव ठीक है, उसमें बात समझ नहीं आई, वो अलग चीज है। मगर ये जो सेकंड वेव है, ये प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री ने जो नौटंकी की, प्रधानमंत्री ने जो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की, इसका कारण सेकंड वेव है। राहुल गांधी ने वैक्सीन को लेकर सरकार पर देरी के आरोप लगाए। कहा, जब अपने लोगों को वैक्सीन लगानी थी, सरकार दुनिया में वाहवाही लूट रही थी। जिस गति से वैक्सीन लगाई जा रही है, 2024 तक ही सबको वैक्सीन मिल पाएगी। हम देख रहे हैं कि किस तरह से सरकार लगातार कोशिश कर रही है। अभी भी हमारे विदेश मंत्री अमेरिका में हैं और अमेरिका से भी वैक्सीन हासिल करने की कोशिश हो रही है, लेकिन इन सब बातों में देर हो चुकी है, इसमें कोई शक नहीं है। कैसे इस कमी को पूरा किया जाए, क्योंकि वो जल्दी मिलने से रहा वैक्सीन, अब ये एक सच्चाई है। वैक्सीन से परमानेंट सॉल्यूशन मिलेगा तो चॉइस नहीं है। जहां से भी आप वैक्सीन ले सकते हो आप लोग, जैसे भी आप ले सकते हो आप लोग, और जल्दी से जल्दी जितने लोगों को आप वैक्सीनेट कर सकते हो करो। और ये जो आप बहाने बना रहे हो कि ये स्टेट ने किया, ये उसने किया, ये इसने किया, ये बहाने बंद करो और जो आपको जिम्मेदारी हिंदुस्तान की जनता ने दी है उसको पूरा करो। राहुल गांधी ने मौत के सरकारी आंकड़ों को भी झूठा बताया। राहुल के आरोपों पर बीजेपी की तरफ से भी तीखी प्रतिक्रिया आई। प्रधानमंत्री देश की पूरी जनता के साथ कोविड का सामना कर रहे,
तब ये नौटंकी शब्द का उपयोग करते हैं ऐसे प्रयासों का, ये देश का और जनता का अपमान है। हम उनकी नौटंकी ऐसा शब्द नहीं यूज करेंगे क्योंकि उनकी नौटंकी जनता ने कब की बंद कर दी है। उनका मुख्य मुद्दा था कि वैक्सीन देना ही उपाय है। अरे यही तो पहले दिन से हम कह रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं। तो राहुल जी समझ लीजिए कि वैक्सीन का विरोध आपने किया। हमारे प्रयास से, पिछले वर्ष के प्रयास से ये वैक्सीन 2 भारत में इतनी अच्छी मात्रा में तैयार होने लगे। राहुल ने बीजेपी के टूल किट के आरोप को झूठा बताया, लेकिन बीजेपी अब टूल किट पर सीधे राहुल गांधी को घेरने की कोशिश में है। जावड़ेकर ने यह दावा भी किया कि दिसंबर 2021 तक सबको वैक्सीन लग जाएगी। राहुल जी, अगर वैक्सीन की चिंता ही करते हो तो जरा अपने कांग्रेस के राज्यों में ध्यान दो, वहां वैक्सीनेशन में गड़बड़ हो रही है। उनको जो 1 मई से कोटा दिया गया है, 18 से 45 उम्र के लोगों के लिए उत्पादकों से 25% उनके लिए रिजर्व है, वो तो ले नहीं रहे। राहुल गांधी ने ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सरकारी दबाव का भी आरोप लगाया। लॉकडाउन के लिए एक ग्रुप बनाने की मांग की, लेकिन राहुल गांधी और मोदी सरकार के बीच जिस तरह की तलवार खींची है, लगता नहीं कि आने वाले समय में भी कोई मिलीजुली रणनीति की बात होगी। नई दिल्ली से अखिलेश शर्मा के साथ उमाशंकर सिंह, एनडीटीवी इंडिया। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि वे कांग्रेस शासित राज्यों से कह चुके हैं कि कोरोना से हुई मौतों के आंकड़ों को न छुपाया जाए। इसका सीधा असर आज राजस्थान में देखने को मिला, जहां मौत के आंकड़ों को लेकर विवाद हो रहा है। अब राज्य सरकार ने इसकी समीक्षा करने का फैसला किया है। अजमेर का सोमलपुर गांव, यहां पिछले 1 महीने में 40 से ज्यादा मौतें हुई हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ 7 लोगों की मौत कोरोना के कारण होने की पुष्टि हुई है। लास्ट 1 मंथ को अपन ओवरऑल अगर कंसिडर करें तो 43 डेथ अब तक, आज सुबह की डेथ को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो 43 डेथ हुई है, जिसमें से कोविड जो कंफर्म केसेस हैं वो 7 ही हैं। रिमेनिंग जो डेथ हैं वो कोविड सस्पेक्टेड भी हो सकते हैं या नॉन कोविड भी हो सकते हैं। उनकी जानकारी किसी भी तरह से किसी भी डाटा पे हमारे पास नहीं है अभी, लेकिन उनमें से ज़्यादातर लोग जो हम देख रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, तो वो 60+ में है या साथ में किसी न किसी तरह की कोमॉर्बिड जो डिजीज है। सिर्फ सोमलपुर ही नहीं, राजस्थान में कई ऐसे गांव हैं जहां असामान्य मृत्यु से लोग दहशत में हैं। जैसे सीकर जिले का रोडू बाड़ी गांव, यहां भी करीब 1 दर्जन लोगों की मौत हुई है, जिनमें से 5 एक ही परिवार के थे, लेकिन कोरोना पॉजिटिव सिर्फ 5 थे। गांव में कई ऐसे उदाहरण हैं कि लोग टेस्ट या इलाज के पहले ही मर जाते हैं और ये आंकड़े सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज नहीं हो रहे हैं। हाल में ग्रामीण क्षेत्रों में कई जगह पे ऐसी सूचना आई है कि बड़ी संख्या में मृत्यु हुई है, तो इसको हमने बहुत ही गंभीरता से लिया है और ये बात हमारे पहले से भी ध्यान में थी और हमने इसको और अतिरिक्त इसमें प्रयास करते हुए उपखंड स्तरीय जो टीम है, जिसमें कि बीडीओ, बीसीएमओ और अन्य सभी अधिकारी शामिल हैं, उन्होंने खुद इसका विजिट किया है। एक रोरू बड़ी को छोड़ के बाकी 3 पंचायतों का मैंने भी खुद विजिट किया है और हमने यहाँ पे यही जानने का प्रयास किया है कि जिन घरों में मृत्यु हुई है उनमें संक्रमण की स्थिति थी क्या। सरकार कहती है कि कोरोना से हो रही मौतों को छुपाने का कोई प्रयास नहीं है, लेकिन चिंता की बात यह है कि अब तक जो 8,000 से ज्यादा कोरोना के कारण मौतें हुई हैं, उनमें से सिर्फ 2 महीने यानी कि अप्रैल और मई में 5,000 से ज्यादा मौतें दर्ज हुई हैं। बिल्कुल गलत है। राजस्थान में एक भी मौत का आंकड़ा हमने नहीं छुपाया है। हमने बहुत ट्रांसपेरेंट मैनर में गाँव में कितनी मौत हुई है, शहरों में कितनी मौत हुई है, उनका आंकड़ा बराबर हमने पब्लिक के सामने रखा है। कन्फ्यूज़न यह है कि जो सामान्य मृत्यु हो रही है आज कोविड के दौर में, उनका भी फ्यूनरल कोविड के प्रोटोकॉल के अनुसार हो रहा है, तो लोगों में ये कन्फ्यूज़न है कि ये भी डेथ कोविड से हुई है। तो मुख्यमंत्री जी ने 3 कमेटी बनाई जो डेथ का ऑडिट करेगी, वास्तविकता सामने रखेगी जनता के कि कितनी तो कोविड की डेथ थी और कितनी नॉन कोविड की डेथ थी। राजस्थान सरकार अब इन मौतों की समीक्षा करेगी, लेकिन कुल सामने आ रहे कोरोना मामलों में से 40% से ज्यादा और 31% मौतें ग्रामीण इलाकों में दर्ज हो रही है। ऐसे में इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि ग्रामीण इलाकों में तेजी से फैल रहे कोरोना के कारण
कई ऐसी मौतें हैं जो सरकारी आंकड़ों में दर्ज नहीं हो पा रही हैं। जयपुर से हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी इंडिया। पूरे 7 महीनों के बाद आज जीएसटी काउंसिल की बैठक हो रही है। आपको बता दें कि इस बैठक में कुछ राज्य ये मुद्दा उठा रहे हैं कि कोविड के इलाज, उसकी जांच और इसके बचाव के लिए जरूरी सामानों पर जीएसटी को खत्म कर दिया जाना चाहिए। कोरोना वैक्सीन पर भी जीएसटी खत्म करने की मांग की जा रही है। इसके अलावा मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स और ऑक्सीमीटर पर दी गई टैक्स में राहत की सीमा भी 31 मार्च 2022 तक बढ़ाने की मांग की जा रही है। कोरोना वैक्सीन पर जीएसटी खत्म की जाए, ये सारी मांग भी इसमें की गई है। और हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर हमारे साथ जुड़ गए इस पर चर्चा करने के लिए। हिमांशु, अभी ये बैठक चल ही रही, जैसा कि आपने कुछ देर पहले जानकारी दी थी, लेकिन ये जो मांग की जा रही है कि जीएसटी खत्म कर दिया जाना चाहिए कोविड से जुड़े राहत सामान पर, इस पर हमने कुछ दिनों पहले वित्त मंत्री का एक बयान पढ़ा था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि दरअसल अगर आप ये जीएसटी हटा देंगे, जीरो कर देंगे, तो इससे सामान सस्ता होने के बजाय महंगा हो जाएगा। देखिए, इसका एक दूसरा पहलू भी है। छत्तीसगढ़ के जो जीएसटी मंत्री हैं टीएस सिंहदेव, उनसे मैंने बात की इस बैठक से ठीक पहले, और उन्होंने कहा कि देखिए पिछले कुछ हफ्तों में अधिकतर जो महत्वपूर्ण दवाइयां हैं या जो सामान है उसकी बिक्री को, उसके इस्तेमाल को सरकार ने खुद रेगुलेट करना शुरू किया है। और अक्सर ऐसा देखने में आया है कि सरकार का एक विभाग किसी एक प्रोडक्ट पर उसकी सप्लाई को रेगुलेट कर रहा है और उस पर जीएसटी लग रही है, और दूसरा विभाग वो जीएसटी कलेक्ट कर रहा है। और उन्होंने ये कहा कि ऐसी परिस्थिति में अभी फिलहाल सरकार की प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि जो एंड यूज़र है उसे कैसे जल्दी से जल्दी राहत दी जाए। और ये बात पंजाब के जो वित्त मंत्री हैं मनप्रीत बादल, उन्होंने भी आज बैठक में इस मुद्दे को उठाया है कि आप इसका अर्थशास्त्र पर ज़्यादा चर्चा ना करें। प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि अगर जहाँ भी टैक्स का बोझ पड़ रहा है, चाहे वो कोरोना वैक्सीन हो, कोरोना के इलाज से जुड़ी दवाइयाँ हों, मेडिकल इक्विपमेंट्स हों, उनके आयात को लेकर जो आपने राहत दी है, इन सब को आप ये सुनिश्चित करें कि एंड यूज़र जो है उसे कैसे हम फौरी राहत दें, क्योंकि अगले 2-3 महीने बहुत महत्वपूर्ण है और इस दौरान जो कोरोना के मरीज हैं उनको राहत देना प्राथमिकता होना चाहिए। अर्थशास्त्र को ज़्यादा महत्व देना सही नहीं होगा। जी बिल्कुल हिमांशु, तो एक तरफ अर्थव्यवस्था है, एक तरफ राजनीति, और इन सब के ऊपर मानवता है। देखना होगा कि जीएसटी काउंसिल में इस बारे में क्या फैसला होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हॉट टॉपिक में फिलहाल वक्त एक ब्रेक का। पिछले कुछ दिनों में दिल्ली में कोरोना के मामले लगातार कम हुए हैं। दिल्ली की पॉजिटिविटी रेट भी अब 2% से कम है। इसीलिए सुधरे हुए हालात को देखते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में लॉकडाउन में धीरे धीरे पाबंदियों को कम करने का फैसला किया है। इसके तहत दिल्ली में 31 मई से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन यूनिट चलाने की अनुमति होगी। तय कंस्ट्रक्शन साइट में मजदूरों को काम करने की अनुमति दी जाएगी। हर हफ्ते जनता के सुझाव और एक्सपर्ट की राय पर आगे अनलॉक करने के बारे में फैसला किया जाएगा। अगर कोरोना के मामले फिर से बढ़ते हैं तो अनलॉक की प्रक्रिया रोक दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम सबको जिम्मेदारी के साथ आचरण करना है। जब तक जरूरी ना हो घरों से बाहर बिल्कुल ना निकलें। खोलने में सबसे पहले अपने को उन लोगों का ख्याल रखना है जो समाज का सबसे गरीब तबका है। मजदूर हैं, दिहाड़ी मजदूर हैं, प्रवासी मजदूर हैं। अपने दिल्ली में उत्तर प्रदेश से, बिहार से, आसपास के और राज्यों से दिल्ली आते हैं आजीविका कमाने के लिए, दिहाड़ी के ऊपर काम करते हैं और बहुत ही मुश्किल परिस्थितियों के अंदर जीते हैं। ऐसे मजदूर सबसे ज़्यादा अपने को कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ में और फैक्ट्रियों में काम करने वाले मिलते हैं। तो आज इन दो चीज़ों को मीटिंग में ये तय किया गया कि इन दो गतिविधियों को सोमवार को सुबह से खोला जाएगा। जब 5 बजे ये वाला लॉकडाउन खत्म होगा तो अगले 1 हफ्ते के लिए इन दो गतिविधियों को खोला जा रहा है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ को और फैक्ट्रीज़ को। इन दो गतिविधियों को खोला जा रहा है। तो हॉट टॉपिक में आज इतना ही। देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।